जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ये तीसरी का वीडियो लेक्चर है जिसपे हम छत्तीसगढ़ के विषय के विभिन्न अध्यायों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक को ध्यान में रखकर उस हिसाब से प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपने जो अब तक तैयारी किया हुआ है उन तैयारी को आप अपनी जांचें और जो तैयारी नहीं हो पाई है उसे एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर सके। इस सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 10 जुलाई को, अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, भूगर्भिक संरचना और मृदा संसाधन। आज हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं लेके आया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और जिस भी टॉपिक्स पर आपको चाहिए, वीडियो चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ एक नॉर्मल सा जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि 14 जुलाई सोमवार से हमारे यहाँ शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सीजीपीएससी प्री और व्यापम, साथ में सीजीपीएससी मेंस, इन तीनों की एक नई बैच शुरू हो रही है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरा जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर आकर डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ की किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर। दूसरा है ऑप्शन सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर। तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। और चौथा ऑप्शन है बिलासपुर, जशपुर, कोरिया। आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा का जो मान होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन 4 जिलों से होकर कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहां से ट्रेवल करती है, कहां से गुजरती है? तो सबसे लंबी दूरी जो है बलरामपुर जिले में, सबसे कम दूरी पूछे तो बताइएगा कोरिया जिले में सबसे कम दूरी ये तय करती है। इसी के साथ एक आईएसटी रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरती है और आईएसटी रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा दोनों एक दूसरे को कोरिया जिले के सोनहट तहसील और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बालम पहाड़ी, यहाँ पर सोनहट तहसील के बालम पहाड़ी में एक दूसरे को काटती है। तो प्रश्न पूछा हुआ है कि किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? देखिए, एमसीबी है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है। तो उसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, एमसीबी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। क्योंकि सरगुजा से नहीं गुजर रही है, कोरबा से भी नहीं गुजर रही है, इसी के साथ यहाँ भी सरगुजा है, यहाँ से भी नहीं गुजर रही है, बिलासपुर से भी नहीं गुजरती है, और जो गुजरती है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, धारवाड़ शैल समूह के बारे में क्या सही नहीं है? आपको प्रश्न पढ़ना है ध्यान से और बताना है कि धारवाड़ शैल समूह के बारे में क्या सही नहीं है, पूछा है क्या सही नहीं है। राज्य में इसकी 3 श्रेणियां पाई जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा बोला है राज्य में धारवाड़ समूह का साकोली संस्तर भी पाया जाता है, पहला 3 श्रेणियां हैं, दूसरा साकोली संस्तर है। तीसरा, धारवाड़ में हेमेटाइट व क्वार्टजाइट चट्टाने राजनांदगांव व खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त है, ये भी सही है। इसके अलावा लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोड़ा के मध्य ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या सही नहीं है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं इसके बारे में कि 3 श्रेणियां पाई जाती है, बिल्कुल 3 श्रेणियां पाई जाती है। इसमें दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी श्रेणी, दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी श्रेणी, रायपुर संभाग में सोनाखान श्रेणी, सोनाखान श्रेणी, और बस्तर संभाग में लौह अयस्क श्रेणी। ये 3 श्रेणियां जो है धारवाड़ चट्टान की विस्तृत है, कहां पे? छत्तीसगढ़ में। दूसरा बोल रहा है कि राज्य में धारवाड़ समूह का साकोली संस्तर पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। साकोली संस्तर अगर आप देखोगे तो सोनाखान की पहाड़ी, सोनाखान पहाड़ी यहां से लेकर दक्षिण में, इसके सोनाखान की पहाड़ी के दक्षिण से महानदी घाटी तक साकोली संस्तर, जो धारवाड़ का ऊपरी परत है ना, वहां पर साकोली संस्तर विद्यमान है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। धारवाड़ में हेमेटाइट व क्वार्टजाइट चट्टाने राजनांदगांव व खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त है। तो धारवाड़ में जो हेमेटाइट और क्वार्टजाइट चट्टाने हैं वो बिल्कुल सही है, राजनांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त है। एक जानकारी याद रखिएगा, जो खैरागढ़ श्रेणी है, यहाँ की जो हेमेटाइट और क्वार्टजाइट चट्टाने हैं या जो धारवाड़ चट्टाने हैं वो कड़प्पा की पूर्व की चट्टाने, यानी कि कड़प्पा चट्टानों से पहले निर्मित है, और जो राजनांदगांव की चट्टाने हैं वो कड़प्पा के बाद की चट्टाने हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। चौथा सवाल है, लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोड़ा के मध्य, लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोड़ा के मध्य ग्रेनाइट चट्टाने हैं। तो ग्रेनाइट चट्टाने नहीं है, यहाँ पर नाइस चट्टाने पाई जाती है। कौन सी चट्टाने पाई जाती है? नाइस, या इसी को क्या कहते हैं? नीस भी कहते हैं। और नीस, नाइस, ग्रेनाइट और साथ ही साथ आपका साइनाइट,
ये 3 चट्टानें आपकी मिलती है किसमें? धारवाड़ शैल समूह में। तो क्या सही नहीं है पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये सही नहीं है। अगर ग्रेनाइट की जगह में नाइस या नीस लिखा रहता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो ये हमारा आज का दूसरा सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, आर्कियन शैल समूह से संबंधित कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आर्कियन शैल समूह के बारे में यहां पर पूछा हुआ है। पहला बोलता है कि इसके अंतर्गत चिल्फी घाटी की अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। पहला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत चिल्फी घाटी की अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, महानदी घाटी सीमांत उच्च भूमि में इस शैल का विस्तार है। इस शैल में लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है जो ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं पर मिलती है। अब आर्कियन शैल समूह के बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी आप ले लो कि क्या है आर्कियन भाई। आर्कियन शैल समूह एक प्रकार की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान ही है। कैसी चट्टान है ये? आग्नेय चट्टान। और सबसे प्राचीनतम चट्टान है, सबसे गहराई पर पाई जाने वाली चट्टान है, सबसे कठोरतम चट्टान है और राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ चट्टान है। लगभग 50% भूभाग पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। सर्वाधिक विस्तार अगर बोले तो महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि, महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि, यहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी के साथ दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, इसके अधिकांश भागों में हमें आर्कियन चट्टान का विस्तार देखने को मिलता है। अब आर्कियन चट्टान से रिलेटेड अगर थोड़ा सा एक मैप में हम समझने की कोशिश करें यहां पर कि कहां कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो पूरा आपका एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा यहां पर आपका फैला हुआ है आर्कियन चट्टानें। सवाल पे आते हैं, बोलता है कि इसके अंतर्गत चिल्फी घाटी की अवसादी चट्टानें सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल, चिल्फी घाटी की जो अवसादी चट्टानें हैं वो आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत ही आता है। महानदी घाटी सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का विस्तार है। अभी मैंने बताया कि हाँ, महानदी घाटी में इसका विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। इस शैल में लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है जो ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं पर मिलते हैं। अब इसको समझिए, इसमें कुछ प्रमुख चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन शैल एक समूह है, बहुत सारे चट्टानों का क्या है? समूह है। इसमें आपको मिलेगा ग्रेनाइट, इसमें आपको मिलेगा नीस शिस्ट, इसमें आपको मिलेगा नीस पट्टी और इसमें आपको मिलेगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। तो जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं ना, ग्रेनाइट चट्टाने, यहीं पे बता दे रहा हूं मैं कि ग्रेनाइट चट्टान, इस जो ग्रेनाइट चट्टान है इसका जो प्रमुख विस्तार है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में जो ग्रेनाइट चट्टाने मिलती है वहां पर गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टाने मिलती है डोंगरगढ़ में। साथ में अगर आप रायगढ़ और जशपुर की बात करें तो रायगढ़ और जशपुर, यहाँ के अधिकांश भागों में हमें ग्रेनाइट चट्टाने देखने को मिलती है। सारंगढ़, सारंगढ़ के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आपको ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएंगे, लामी दरहा और उर्देना, ये रायगढ़ जिले में आएगा आपका। लामी दरहा और उर्देना, इसके चारों तरफ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो ये ग्रेनाइट का विस्तार है। सवाल क्या पूछा है कि इस शैल में लौह अयस्क की मात्रा ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं पर विद्यमान है। बिल्कुल सही कथन है। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रायगढ़ और जशपुर है, यहाँ पर जो ग्रेनाइट मिलते हैं वहां पर ग्रेनाइट कहीं कहीं पर लौह अयस्क के रूप में क्या है? विद्यमान है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उन फैक्ट्स को अच्छे से समझिएगा और फिर उसके बाद अपना आंसर को लगाइएगा। एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, कडप्पा शैल समूह के बारे में क्या सही है? कडप्पा शैल समूह के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला, यह राज्य के 25 से 30% भाग में फैला हुआ है। दूसरा, यह ऊपरी कडप्पा तथा निचली कडप्पा में विस्तृत है। तीसरा, रायपुर श्रेणी में सर्वाधिक चूना पत्थर मिलता है। और चौथा, दंडकारण्य पठार में इसका विस्तार नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो राज्य के 25 से 30% भाग में फैला है, बिल्कुल सही है। या ऊपरी कडप्पा तथा निचली कडप्पा में विस्तृत है, ये भी सही है। इसको आप ऐसे जान लो, यहां पर 2 श्रेणियां मिलती है कडप्पा की। छत्तीसगढ़ में कडप्पा की 2 श्रेणियां, एक चंद्रपुर श्रेणी और दूसरा है रायपुर श्रेणी। चंद्रपुर श्रेणी जो है वो 2 भागों में बटी है, एक ऊपरी कडप्पा और एक निचली कडप्पा। ऊपरी कडप्पा में आपका सारंगढ़ और रायगढ़, इसके चूना पत्थर वाले क्षेत्र आएंगे और निचली कडप्पा में आपका सक्ती का डोलोमाइट और चूना पत्थर वाले क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये 2 श्रेणियां हो गई। रायपुर श्रेणी में याद रखिएगा सर्वाधिक क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। सबसे ज्यादा चूना पत्थर कौन सी श्रेणी में मिलता है? रायपुर श्रेणी में।
रायपुर श्रेणी कहने का आशय यह है, रायपुर संभाग में ही आपका बलौदा बाजार है और बलौदा बाजार में ही सबसे ज्यादा चूने पत्थर का क्या है, भंडारण पाया जाता है, तो वो रायपुर श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा कथन कहता है कि दंडकारण्य पठार में इसका विस्तार नहीं है, ये गलत है। दंडकारण्य के पठार में भी इसका विस्तार है और स्पेशली दंडकारण्य के पठार में अगर आप लोगे तो जगदलपुर तहसील, जगदलपुर तहसील, यहां पर इसके चारों तरफ आपको कड़प्पा मिलेंगे। जगदलपुर तहसील से लगा हुआ बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर आपको क्या मिलेंगे, विस्तार मिलेंगे। और कोंडागांव, जगदलपुर तहसील के उत्तर पश्चिम में कोंडागांव के कुछ क्षेत्रों में आपको कड़प्पा चट्टानों का विस्तार देखने को मिलेगा। तो जो चौथा कथन है कि दंडकारण्य पठार में इसका विस्तार नहीं है, वो गलत है। इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये आपका सही आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा सवाल है और इसका सीधा सीधा उत्तर होगा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या है ये उत्तरी अक्षांश, क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है भाई, बांट देती है। यहाँ ऊपर में आपको 23.5 डिग्री पर आपको मिलेगा कर्क रेखा और नीचे में 23.5 डिग्री पर मिलेगा आपको मकर रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 90, ऊपर 90 और नीचे 90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 संख्या, दक्षिणी गोलार्ध में 90 संख्या। छत्तीसगढ़ पूर्णतः जो है वो उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, तो छत्तीसगढ़ का जो भी अक्षांश होगा वो उत्तरी ही होगा। तो एक अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर से गुजरती है, जैसे यहां पर मैं बताऊं तो ये है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश ले रहे हैं। और एक यहां से गुजरती है जिसका मान है 24 डिग्री 5 मिनट, ये भी क्या होगा, उत्तरी, क्योंकि ये भी आपका क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध में। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों अक्षांश का जो विस्तार है वो उत्तरी ही होगा। इसी के साथ में अगर आप देशांतरी विस्तार की भी बात करें तो यहाँ पर देशांतरी विस्तार है वो सबसे छत्तीसगढ़ का जो सबसे पश्चिमी भाग है उसमें आपका पूर्वी देशांतर गुजरता है जिसका मान है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी। और जो सबसे पश्चिमी भाग पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ का, उसका जो देशांतरी विस्तार होगा वो होगा 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। यहां से यहां तक इसका विस्तार है। इसी के साथ कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो कौन सा पॉइंट पे आएगा, 24 डिग्री 5 मिनट पे आएगा। सबसे उत्तरी जिला पूछे तो ये कौन सा जिला है, बलरामपुर। अगर सबसे उत्तरी तहसील पूछे तो बताइएगा रामानुजगंज, हालांकि रामचंद्रपुर आना चाहिए लेकिन विकासखंड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रामानुजगंज। और सबसे उत्तरी गांव अगर पूछ दे तो बताना सुंदरी, सबसे उत्तरी गांव। इसी के साथ सबसे दक्षिणी में बात चलते हैं तो सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो क्या बताइएगा, दक्षिणी बिंदु पूछे तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी होगा। जिला पूछे तो सुकमा बताएंगे और अगर विकासखंड पूछे तो कोंटा बताइएगा और स्थल पूछे या गांव पूछे तो भी क्या बताएंगे, कोंटा बताएंगे। सबसे पश्चिमी की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी में यहाँ पर हमारा जो जिला दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बीजापुर दिख रहा है। और तहसील पूछ दे तो बता दीजिएगा भोपालपट्टनम सबसे पश्चिमी तहसील है। और स्थान अगर पूछे, गांव अगर पूछे तो वो बताइएगा भद्रकाली। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है पूछे तो क्या बताएंगे, भद्रकाली, जो बीजापुर जिले में है। पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्वी में आपको यहाँ पर एक जिला दिख रहा है जिसका नाम है जशपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जशपुर। यहाँ पर जो तहसील है वो होगा जशपुर नगर और जो स्थल है यानी कि जो गांव है वो होगा आपका गिरला। ये 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार, तो यहाँ पर देशांतर का ऑप्शन में तो नहीं दिया है, केवल अक्षांशी विस्तार अगर देखा जाए तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार बोले तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर क्या पूछ रहा है भाई, असत्य कथन का चयन करें। सबसे पहला क्या बोला है, ग्रेनाइट, शिस्ट व आर्कियन के अपरदन से लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा है भाठा मिट्टी को भवन निर्माण मृदा भी कहते हैं। तीसरा है काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। और चौथा है लाल दोमट मिट्टी में बड़े बड़े आकार के रचक कण वाले बोल्डर मिलते हैं। मिट्टी के बारे में अगर हम जान रहे हैं ना तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा आपका मिलेगा लाल पीली, यहाँ पर मिलेगा लाल पीली।
नीचे आपको जो पूरा दिख रहा है वो मिलेगा आपको वो लाल रेतीली, जिसे लाल बलुई भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर मिलेगा आपको लाल दोमट। ये वाला जो क्षेत्र है ना, मुख्यतः ये वाला क्षेत्र, साथ में कबीरधाम और धमतरी उच्च भूमि भी आएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। और बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान का जो सीमांत उच्च भूमि कवर्धा, मुंगेली, ये जो लगा हुआ क्षेत्र है ना, और थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर मिलेगी आपको काली मिट्टी। मुख्यतः यही मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सवाल क्या बोलता है भाई कि ग्रेनाइट सिस्ट व आर्कियन के अपरदन से लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट सिस्ट व आर्कियन के अपरदन से, बिल्कुल सही बात है ये, कि हाँ इसी से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ग्रेनाइट सिस्ट व आर्कियन के, सॉरी लाल रेतीली बोल रहा है, लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन के अपरदन से नहीं होता, आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से होता है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, असत्य कथन, मतलब आपका एक आंसर में आएगा। दूसरा, भाठा मिट्टी को भवन निर्माण मृदा भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये सत्य कथन है। काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, गलत बात, ये असत्य कथन है। काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होती, बल्कि फेरिक टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में फेरिक टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। लाल दोमट मिट्टी, जो कि बस्तर के सबसे दक्षिणी छोर में पाया जाता है, लाल दोमट सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े आकार के रचक कण वाले बोल्डर मिलते हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो हमको बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला असत्य है, और कौन सा असत्य है, तीसरा असत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3, ये सही आंसर हो जाएगा। अगर सत्य पूछता तो 2 और 4 आपका क्या हो जाता, सत्य हो जाता। समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्या सवाल की गहराई है और किस तरह से सवाल आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है फिर से। सवाल बोलता है, महानदी और शिवनाथ नदी घाटी में उच्च गुणवत्ता वाली मटासी मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कूट बोलता है, रेत और कंकड़ की उपस्थिति के कारण टिकरा मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तीसरा बोला है कि भाठा मिट्टी की कठोरता लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण होती है। अब यहाँ पर मिट्टी का डायरेक्ट नाम नहीं दिया, इनडायरेक्ट नाम दिया है, जैसे कि महानदी और शिवनाथ नदी घाटी में उच्च गुणवत्ता वाली मटासी मिट्टी। तो पहले तो आप ये जान लो मटासी कहते हैं किसको है, लाल पीली मिट्टी को कहते हैं मटासी, इसे कहते हैं मटासी। लाल रेतीली मिट्टी को कहते हैं बलुई, इसको कहते हैं बलुई। लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं, लेटेराइट को कहते हैं भाठा, या इसी को क्या कहते हैं, भवन निर्माण मृदा, भवन निर्माण मृदा। इसके साथ काली मिट्टी, काली मिट्टी का जो हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस नाम है वो है कन्हार, रेगुर, भर्री। जो उच्च भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं भर्री, और क्या कहा जाता है, चीका भी कहते हैं इसको। चीका मतलब कि क्ले। इस मिट्टी में, काली मिट्टी में क्ले की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे चीका मिट्टी भी कह दिया जाता है। अब सवाल पे आते हैं, महानदी और शिवनाथ नदी घाटी में उच्च गुणवत्ता वाली मटासी मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल, ये कथन एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। दूसरा, रेत और कंकड़ की उपस्थिति के कारण टिकरा मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अब टिकरा का नाम क्या है यहाँ पर, टिकरा मिट्टी का नाम मैंने कहीं पर नहीं लिखा क्या, अच्छा इसको बलुई लिख दिया था, ठीक, ये इसका नाम टिकरा हो गया भाई, टिकरा। लाल रेतीली मिट्टी जो है इसी का नाम क्या है, टिकरा है। मतलब लाल रेतीली नाम से ही स्पष्ट है किसकी मात्रा अधिक होगी भाई, इसमें रेत की मात्रा अधिक होगी। तो रेत और कंकड़ की उपस्थिति के कारण टिकरा मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होने का मतलब क्या है कि भाई जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होगी, अब रेत में पानी डालोगे तो वो पानी तो बह जाएगा ना, सोख के थोड़ी ना रखेगा। तो जिस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है, और जल धारण क्षमता कम होने की वजह से कम उपजाऊ होती है। लेकिन फिर भी ऐसे फसल जो मोटे अनाज वाली फसल होती है, जिन्हें कम जल की आवश्यकता होती है, वो फसलें इसमें ली जाती है। तो दूसरा कथन भी एकदम सत्य है। तीसरा क्या बोला गया है, भाठा मिट्टी की कठोरता लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है इसी को क्या कहा जाता है, भाठा मिट्टी, और इसी को क्या कहते हैं, भवन निर्माण। आप नाम सुनोगे मुरुमी, मुरुम, मुरुम जानते हैं ना, कत्था कलर का होता है। तो ये जो मुरुम होता है वो लेटेराइट मिट्टी ही होती है। पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। अब जो पर्वतीय या उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें मिट्टी नहीं होगी, उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, इनकी अधिकता होगी। तो जब उसकी अधिकता होगी तो उसकी जल धारण क्षमता कम होगी। दूसरा, कठोरता होगा, तो बिल्कुल कठोरता होगा। साथ में याद रखिएगा इसका जो कत्था गहरा लाल रंग है, कत्था रंग जो होता है, ये जो गहरा लाल रंग है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें लौह की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। साथ में याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम की भी इसमें अधिकता होती है, इस कारण यह कठोर होती है। तो तीनों कथन जो है वो सत्य है, जबकि सवाल में हमें क्या पूछा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत रायगढ़ जिले के चूना पत्थर के क्षेत्र आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऊपरी कडप्पा में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। चंद्रपुर श्रृंखला आद्य शैल समूह के ऊपर विषम रूप में विद्यमान है। फिर से एक बार बता देता हूं कि राज्य में जो कडप्पा शैल समूह है, राज्य में जो कडप्पा शैल समूह है, इसकी दो श्रेणियां हैं। एक है आपका चंद्रपुर श्रेणी और एक है आपका रायपुर श्रेणी। जो चंद्रपुर श्रेणी है ये दो भाग में बटा है, ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा। ऊपरी कडप्पा में मैंने बताया था कौन सा क्षेत्र आता है, रायगढ़ और सारंगढ़ का क्षेत्र, और निचली कडप्पा में आपका आता है शक्ति वाला क्षेत्र। तो पहला क्या बोलता है, ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत रायगढ़ जिले के चूना पत्थर के क्षेत्र आते, बिल्कुल सही। कडप्पा चट्टान से ही चूना पत्थर मिलता है। दूसरा बोला है चंद्रपुर श्रृंखला जो है आद्य शैल समूह, आद्य मतलब कि प्राचीन शैल समूह से ऊपर एक विषम रूप से विद्यमान है। मतलब प्राचीन शैल समूह कहने का मतलब आर्कियन समूह के ऊपर धारवाड़ समूह बना है और धारवाड़ समूह के ऊपर ही क्या बना है, कडप्पा शैल समूह बना है। तो प्राचीन जो आपके आद्य शैल समूह उसी के ऊपर विषम रूप में विद्यमान है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, जशपुर कुसमी पाट प्रदेश की अपवाह प्रणाली है। अपवाह प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन यहां पर डाल दिया गया है, जो कि हमारा टॉपिक का हिस्सा शायद नहीं था, फिर भी आ गया है तो चलो देख लेते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख अपवाह प्रणाली है। एक है आपका सोनगंगा, दूसरा है आपका ब्राह्मणी, तीसरा है महानदी, चौथा है नर्मदा नदी और पांचवा है गोदावरी। पांचवा क्या है, गोदावरी। सवाल को पढ़ते हैं, महानदी की शाखा ईब नदी घाटी, और बात किसकी चल रही है भाई, जशपुर कुसमी पाट प्रदेश या जशपुर सामरी पाट प्रदेश। इस पाट प्रदेश में कौन कौन से अपवाह तंत्र विद्यमान है ये पूछा गया है। तो महानदी की शाखा ईब नदी घाटी, बिल्कुल ये तो है ही है भाई। महानदी की जो एक सहायक नदी ईब नदी वो जशपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, पंडरापाट तहसील से, और वहां से निकलकर उड़ीसा में जाकर मिल जाती है किससे, महानदी से। तो ये तो जशपुर सामरी पाट प्रदेश का अपवाह तंत्र में शामिल। दूसरा, ब्राह्मणी की शाखा शंख नदी। जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र आपने पढ़ा ना, ये झारखंड में बहती है, उड़ीसा झारखंड में बहती है, और इसकी एक शाखा है, एक सहायक नदी है शंख नदी, जो जशपुर से निकलती है, तो ये भी शामिल है। गंगा सोन की शाखा कन्हार नदी, सोन गंगा पे आपकी बहुत सारी नदियां आती है, जिसमें आपका दो प्रमुख नदी है रिहंद और कन्हार, ये दो प्रमुख नदी है। इसके अलावा मोरनी, गोबरी, सूर्या, गुनगुट्टा, महान, सिंदूर, पैंगन, गलफला, ये सब आपकी नदियां शामिल है। लेकिन जो कन्हार नदी है, कन्हार नदी, ये कन्हार नदी आपके किसमें, तीसरा क्या बोला है भाई, गंगा सोन की शाखा कन्हार नदी घाटी। तो जो कन्हार नदी घाटी है ये आपके जशपुर सामरी पाट प्रदेश की अपवाह प्रणाली में बिल्कुल शामिल है, क्योंकि कन्हार नदी का उद्गम होता है बखोना चोटी से। कहां से होता है, बखोना चोटी से उद्गम होता है। तो यहां पर ये आपका 3 अपवाह प्रणाली शामिल है किसमें, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो तीनों के तीनों क्या आ जाएगा आंसर। और ये जो कन्हार नदी है जाकर किसमें मिलती है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। यहां पर मैप नहीं लगा हुआ है, पूर्व से पश्चिम। यहां पर कर्क रेखा, इससे पहले जो सवाल था वो कर्क रेखा का क्या था भाई, जिला पूछा हुआ था। यहां पर तहसील पूछा हुआ है कि कौन कौन सा तहसील है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इसको हमको ध्यान में रखना है। चलिए मैप बना लेते हैं। ये हमारा एमसीबी है, ये कोरिया है, ये सूरजपुर है, ये बलरामपुर है, और ये सरगुजा है और जशपुर। यहां से इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है। आप ये मैनुअली मैप है, इसमें ठीक से समझ में ना आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा का कहां से बोला है, पूर्व से पश्चिम क्रम, मतलब इस तरफ से इस डायरेक्शन में आपका कौन कौन सा तहसील आएगा, इन तहसीलों को हमको देखना है। जशपुर आपका शामिल नहीं है जी, यहां से जशपुर शामिल नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं। कौन कौन सा आपका क्रम आएगा, सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर एक कुसमी है, कुसमी, यहां पर आएगा बलरामपुर, कुश्मी, बलरामपुर, यहां पर आएगा प्रतापपुर, यहां पर आएगा ओड़गी, यहां पर आएगा सोनहट, और यहां पर आएगा भरतपुर।
भरतपुर। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहट और भरतपुर, ये आपका क्या है, सही क्रम होगा। कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम क्रम। इस तरफ से अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको यही क्रम देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मनेन्द्रगढ़ तहसील भी टच करता है, और अगर आप देखोगे तो सोनहट के अलावा कोरिया में बैकुंठपुर से भी क्या गुजरता है भाई, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, सबसे करीब में जो शहर है वो कौन सा है, बैकुंठपुर शहर ही है, जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है भाई हमें। क्या कथन है, कथन एक बोलता है दंडकारण्य का क्षेत्र 75% से अधिक भाग आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। बिल्कुल बात सही बात है कि दंडकारण्य का अधिकांश भाग जो है वो आर्कियन चट्टानों से बना, लगभग 75% भाग। छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टान 50% क्षेत्र में फैली हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल बताया था कि राज्य के आधे से अधिक भाग पर, लगभग 50% भाग पर आपका जो आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। ग्रेनाइट रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी बताया था कि जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं वो रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, अच्छे से चीजों को, फैक्चुअल चीजों को याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। क्योंकि अगर आप दंडकारण्य के क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये आपका पूरा क्षेत्र में क्या पाया जाता है भाई, आर्कियन। और इसी आर्कियन के ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, धारवाड़ शैल समूह देखने को मिलेंगे। तो बीजापुर में कौन सा शैल समूह का विस्तार पाया जाता है, पूछे क्या बताएंगे आप, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती है। दो जगहों को मैंने बताया था, एक मैंने बताया था लामी दरहा और एक मैंने बताया था उर्देना। ये लामी दरहा और उर्देना, इन दोनों जगहों पर कौन सी चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ग्रेनाइट चट्टान। अगर ग्रेनाइट ना हो और ग्रेनाइट की जगह में क्या दे, आर्कियन दे, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ग्रेनाइट ना देकर आर्कियन दे तो सही, क्योंकि आर्कियन के अंतर्गत ही ग्रेनाइट चट्टान आती है ना, तो ग्रेनाइट चट्टान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। भाई उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ शैल समूह कैसे पाए जाएंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। पहली चीज तो ये क्या बोला है भाई, कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो मेरे को तो सत्य कथन मिल गया कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में क्या मिलते हैं, आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह का विद्यमान नहीं है, एकदम गलत बात है। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है, दक्षिण भाग तक नहीं, उत्तरी भाग तक सीमित है, तो ये भी असत्य हो गया। तो सत्य कथन के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम डलवा देंगे, वहां से आप अपना वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है और बताना है कि कौन कौन सी चट्टान में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप से आपको मिलेगा बॉक्साइट। आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान में जो चट्टान या खनिज पाई जाती है वो है नीस। वैसे तो आर्कियन जो है खनिज रहित चट्टान है, खनिज उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन नीस जो है वो चट्टान के रूप में पाई जाती है जिससे खनिज की उपलब्धता होती है। कडप्पा, कडप्पा से हमें मिलता है चूना पत्थर, और धारवाड़ से हमें मिलता है क्या, टीन। धारवाड़ से क्या मिलता है, टीन मिलता है। अब इसको जमा लीजिए भाई, ए का 3 कहीं पे दिख रहा है क्या हमें पहले ही ऑप्शन में दिख गया हमें, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप। हमारे छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी तक है। मतलब इन दोनों के बीच लगभग कितने का गैप है, 24 में 17 घटाओगे कितना आएगा, 4 3 7, लगभग 7 डिग्री का गैप है। अगर देशांतरी विस्तार की आप बात करोगे, देशांतरी विस्तार, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। इनके बीच में लगभग 4 डिग्री का गैप है। पूछा क्या है, देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार। देखो ना, देशांतरी की तुलना में अक्षांशी विस्तार क्या दिख रहा है, अधिक दिख रहा है ना, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा क्या, अधिक है। सवाल को समझिएगा और
अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। अब ये भी हमारा आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल आ गया, देख लेते हैं। जशपुर घाट में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, रायगढ़ बेसिन में भी बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अबूझमाड़ तो फिर हमारा चेरापूंजी कहलाता ही है। थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है तो वो उत्तर बस्तर वाले क्षेत्र में होती है, कोंडागांव और कांकेर का उत्तरी क्षेत्र में। यहाँ पर शेष क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है। वर्षा होती है लेकिन इन ऑप्शंस के कंपेयर में देखा जाए तो उत्तर बस्तर में कम वर्षा होती है। जलवायु वाले टॉपिक में फिर से इनको करेंगे। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? सवाल देखिए, आर्कियन, कड़प्पा, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं। अब दिए गए ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आर्कियन लगभग 50% भाग पर मिलता है और कड़प्पा जो है 25 से 30% भाग पर मिलता है। मोटे तौर पर देखें तो 80% तो यही हो गए, यही हो गए। और गोंडवाना की बात करें तो 17% भाग पर ये मिलता है गोंडवाना। अगर इस पे विंध्य शैल समूह ऑप्शन में रहता तो वो हमारा सही आंसर हो जाता, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गोंडवाना शैल समूह जो है इनके कंपेयर में इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिलता है। अगला सवाल है, बलुआ पत्थर को किस शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बलुआ पत्थर को किस शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है? आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कड़प्पा शैल समूह और गोंडवाना शैल समूह। तो जो आपका कड़प्पा शैल समूह है, कड़प्पा इसी का आधारी संस्तर माना जाता है किसको? बलुआ पत्थर को। किसको माना जाता है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से ही आपका कड़प्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। या कड़प्पा शैल समूह से बलुआ पत्थरों का क्या होता है? निर्माण होता है। साथ में कड़प्पा के बारे में एक और याद रखिएगा, कड़प्पा में जो आपका एक जगह है छत्तीसगढ़ में, संजारी बालोद। कौन सी जगह है भाई? संजारी बालोद। यहां पर बैगनी रंग की चट्टानें मिलती है। कौन से रंग की? बैगनी रंग की। कड़प्पा चट्टानें पाई जाती है कहां पे? संजारी बालोद में। कड़प्पा के बारे में और क्या जानकारी है कि कड़प्पा से हमें चूना पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है, संगमरमर मिलता है। इतने सारे खनिज हमें यहां से मिलते हैं। दूसरा, जो कड़प्पा चट्टान है इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग में है। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखोगे इस तरीके से तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य मैदानी भाग है ना, ये वाला क्षेत्र, ये इन पूरे क्षेत्रों में आपका कड़प्पा चट्टान का विस्तार देखने को मिलता है, सर्वाधिक विस्तार। यानी कि छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग के लगभग 50% पर क्या देखने को मिलेगा? कड़प्पा शैल समूह देखने को मिलेगा। और बस्तर का ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी हमें कड़प्पा शैल समूह का विस्तार देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किन तहसीलों से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, तहसील वाले बारे में मैंने समझा दिया था पिछले क्वेश्चन में। हमने देखा था भरतपुर से गुजरती है, सोनहट से गुजरती है और चिरमिरी से नहीं गुजरती, रामानुजगंज से भी नहीं गुजरती। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 और 2, ये आ जाएगा आपका 1 और 2। इन तहसीलों से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना में मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है। सवाल क्या बोलता है कि कछारी मिट्टी, किसकी बात चल रही है भाई? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी एक तरह से अगर आप भारत के संदर्भ में देखोगे तो भारत में जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाकर जमाई जाती है। छत्तीसगढ़ में एक प्रकार की यह भी जलोढ़ है, लेकिन पुरानी जलोढ़ है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं, जो नदी के किनारे पाई जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है वो महानदी है और उसकी सहायक नदी है, इन्हीं के तटीय निचले भागों में पाई जाती है। तो जहां नदी बहेंगी वहीं पर कछारी मिट्टी मिलेंगी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है? डोरसा मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शैल समूह से होता है। डोरसा मिट्टी जो है राज्य में अगर देखा जाए तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली प्लस काली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी जहां जहां पर पाई जाती है ना, वहां वहां पर डोरसा मिट्टी मिलती है। लेकिन उसका जो निर्माण प्रमुख रूप से होता है ना, वो ग्रेनाइट शैल समूह से ही होता है। तो दोनों कथन क्या है? आपके सत्य है। ध्यान रखेंगे, दोनों कथन आपके सत्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र निचली शैलक्रम गोंडवाना में शामिल है? अब आ जाइए किसके बारे में? गोंडवाना शैल समूह के बारे में। तो गोंडवाना शैल समूह के बारे में याद रख लीजिए कि इसका जो निर्माण होता है ना, निर्माण वो जीवाश्मों से होता है। किससे होता है? जीवाश्म से। लंबे समय से जो पेड़ पौधे और मृत जीवों की जो अवशेष है ना, वो धीरे धीरे दबते दबते जमीन में चले जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष में वो जो है चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो जीवाश्म के नीचे धंसने से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। कितने प्रतिशत में विस्तार है राज्य के? लगभग 17% क्षेत्रफल में विस्तार है। प्रमुख विस्तार अगर आप देखोगे, प्रमुख विस्तार तो ऐसे अगर देखोगे तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पूर्वी बघेलखंड और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी महानदी बेसिन, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। चलो, ऐसे समझ में नहीं आया ना?
अब आपको मैं सीधा मैप में समझा देता हूँ कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। अगर आप बात करते हैं किसकी, गोंडवाना की, तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोरबा और ये आपका पूरा रायगढ़ वाला, अगर आप जशपुर का कुछ क्षेत्र को, बलरामपुर के कुछ क्षेत्र को अगर आप छोड़ दे, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, गोंडवाना शैल समूह। इन्हीं क्षेत्रों में गोंडवाना शैल समूह मिलते हैं। राज्य में गोंडवाना शैल समूह की 3 श्रेणियां हैं, 3 क्रम में विस्तार है इसका। ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना, ये 3 क्रम में इसका क्या हुआ है, विस्तार। मध्य वाले का विकास नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ में ज्यादा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना ही पाए जाते हैं। अगर आप ऊपरी गोंडवाना की बात करते हो, ऊपरी गोंडवाना, तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, इसके ऊपर के सारे क्षेत्र आ जाएंगे। जैसे कि आपका भरतपुर क्षेत्र हो गया, प्रतापपुर क्षेत्र हो गया, सूरजपुर क्षेत्र हो गया, विश्रामपुर क्षेत्र हो गया, ये सब के सब आपकी किस में आएंगे, ऊपरी गोंडवाना। रामानुजगंज हो गया, वाड्रफनगर हो गया, ठीक है, शंकरगढ़ हो गया, ये सब ऊपरी गोंडवाना में आएंगे। अगर आप निचली गोंडवाना की बात करोगे तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। सरगुजा में आपका लखनपुर वगैरह जो क्षेत्र है ना, इसका दक्षिणी क्षेत्र, और कंप्लीट कोरबा वाला क्षेत्र और कंप्लीट रायगढ़ वाला क्षेत्र, ये सब के सब आपके किस में आएंगे, निचली गोंडवाना वाले क्षेत्र में आएंगे। तो यहां से एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे, इसके ऊपर वाला ऊपरी गोंडवाना और इसके नीचे वाला किस में आएंगे, निचली गोंडवाना। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसका है, ऊपरी गोंडवाना का है कि निचली गोंडवाना का है, तो आप बताओ कि निचली गोंडवाना का सर्वाधिक विस्तार है। और पूछा हमसे क्या है भाई, निचली शैल क्षेत्र को ही पूछा है निचली गोंडवाना के बारे में। तो देखिए रायगढ़ में खरसिया है, रायगढ़ में धर्मजयगढ़ है, मांड नदी घाटी भी कहाँ है, रायगढ़ में है, लेकिन मनेन्द्रगढ़ कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो मनेन्द्रगढ़ नहीं आएगा। 1, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो इस तरीके से इस सवाल का उत्तर हो गया हमारा 1, 3 और 4। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्कियन शैल समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। आर्कियन के बारे में फिर से पूछा हुआ है भाई। पहला शायद रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में है, बिल्कुल सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी शैल समूह से निर्मित है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों क्या हो जाएगा भाई, सत्य कथन हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है हमें। मिट्टी के बारे में है सवाल, मैंने ज्यादातर सवाल जो है चट्टान और मिट्टी के ही डाले क्योंकि वो तो बेसिक है, इसके अलावा जो टॉपिक है वो। डोरसा मिट्टी काली और दोमट मिट्टी का मिश्रण है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो डोरसा मिट्टी होती है वो काली प्लस लाल पीली, काली प्लस लाल पीली, इसका क्या है भाई, मिश्रण होता है। डोरसा मिट्टी जो है काली और लाल पीली, इसका मिश्रण होता है। तो दोमट मतलब कि जो दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो पहला तो गलत हो गया, मतलब असत्य कथन में एक तो हमारा आंसर होगा। दूसरा, काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और ब्रीफ में जानकारी दे देता हूं थोड़ा सा। लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और एक है काली मिट्टी। ये 5 प्रकार की प्रमुख मिट्टी है। ये और लेटेराइट, ये सब के सब क्या होंगे, अम्लीय होंगे, ध्यान रखिएगा। ये सब लाल रंग वाले क्या है ना, अम्लीय है, और सब में लोहे की मात्रा होगी। सब मिट्टी, जितने भी लाल रंग की मिट्टी दिखेंगी ना, सब लोहे की मात्रा। अब ये तो नॉर्मल लाल रंग की है, लेकिन आपका जो लेटेराइट है ये गहरा लाल है। तो गहरा लाल होने की वजह से ये कैसी हो जाएगी भाई, उच्च अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उच्च अम्लीय, यानी कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा ना 4 से कम होगा, उच्च अम्लीय लेटेराइट। जबकि काली मिट्टी जो है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और ये 7 से 8 पीएच के बीच में लाई करता है। काली मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारी, और इसका जो काला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग क्या देखने को मिलता है, काला देखने को मिलता है। लाल रंग पूछे तो लोहे की वजह से, लाल रंग की प्रकृति पूछे तो अम्लीय, और काली की प्रकृति होती है क्षारी, और काला रंग का कारण होता है फेरिक टाइटेनियम। तो यहाँ पर पहला तो गलत हो गया, काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती। देखो काली मिट्टी कौन सी प्रकृति की, क्षारी, तो ये भी गलत हो गया भाई, ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा। परपट नहीं पटपर होता है, पटपर। पटपर कछार मिट्टी भरतपुर की पहाड़ियों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में जो कछारी मिट्टी पाई जाती है ना, कछारी, ये 2 भागों में है, एक है पाल कछार और एक है पटपर कछार। जो पाल कछार है वो नदियों के किनारे मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और जो पटपर कछार है ये उच्च भूमि वाले क्षेत्र में, जहां से नदियों का उद्गम होता है, उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।
जाहिर सी बात है जो उच्च भूमि वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएंगी उसमें कंकड़ पत्थरों की अधिकता होंगी, तो वो अनुपजाऊ टाइप की होंगी, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। जबकि पाल कछार जो होंगी नदी के किनारे है, रेतीली मिट्टी है, उसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, हर साल नदी पानी लेकर आ रही है तो जल जो है अच्छी मात्रा में सोख सकती है। तो ये जो होंगी आपकी नदियों के किनारे मैदानी भाग में जो पाल कछार है, ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो पटपर कछार उच्च भूमि में पाई जाती वाली मिट्टी है, और जो उच्च भूमि में आपका भरतपुर क्षेत्र आता है, तो तीसरा आपका कथन क्या है, सही है। तो हमसे पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 2 असत्य है, जबकि 3 क्या है, सत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए फिर से एक बार अच्छा सवाल आ गया भाई। चिल्फी घाटी में धारवाड़ युगीन शैलें पाई जाती है। दंडकारण्य में मेटामार्फिक अवसादी चट्टान स्थित है जहां वलन पाया जाता है। मेटामार्फिक कहने का मतलब कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने, वलन कहने का मतलब है उनके बीच में संस्तर पाए जाते हैं। इस तरीके से संरचना जो है दबाव के कारण उसमें क्या देखने को मिला है, संरचना देखने को मिलती है। सोना खान संस्तर की चट्टाने डाइक श्रेणी के रूप में स्थित है जो लाल रंग का है। अब ये सवाल को आपको पढ़ना है और सही बताना है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देता हूं किसके बारे में, धारवाड़ के बारे में। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान कैसी चट्टाने हैं, जलीय अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टाने हैं, जलीय अवसादी। और ये जो निर्मित है वो आर्कियन के बाद निर्मित है। सबसे पहले जो चट्टान बनी है हमारे विश्व में वो सबसे पहला आर्कियन है। आर्कियन के बाद जो बना है वो है धारवाड़। धारवाड़ के बाद बना है कड़प्पा। कड़प्पा के बाद बना है विंध्यन। विंध्यन के बाद बना है गोंडवाना। और गोंडवाना के बाद बना है दक्कन ट्रैप। किताबों में आपको ट्रिक मिलता है ना, आधा कवि गोद में, ठीक है। तो आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, ये सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे संस्तर लेयर बाय लेयर जो है बनते गए। तो सबसे पहले आर्कियन बना है और आर्कियन के ही अपरदन से क्या बना है, धारवाड़ बना है। और आर्कियन के जलीय अपरदन से धारवाड़ बना है, इसलिए यह एक जलीय अवसादी चट्टान की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ में अगर धारवाड़ की बात करोगे तो धारवाड़ की 3 श्रेणियां फैली हुई है। 3 श्रेणियां। सबसे पहला है आपका क्या, दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी श्रेणी। दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी श्रेणी। एक मिनट में, इस आसपास क्वेश्चन में कोई मैप नहीं है, यही पढ़ रहे थे ना। दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी श्रेणी, रायपुर संभाग में सोनाखान श्रेणी, और बस्तर संभाग में लौह अयस्क श्रेणी। ध्यान रखेंगे बस्तर संभाग का नाम ही लौह अयस्क है, मतलब लौह अयस्क जो मिलेगा प्रमुख रूप से वो बस्तर संभाग के धारवाड़ में ही मिलेगा, ठीक है। अगर दुर्ग संभाग की चिल्फी घाटी श्रेणी की हम बात करें, चिल्फी घाटी श्रेणी, तो चिल्फी घाटी में आपका कवर्धा वाला क्षेत्र आ जाता है। कवर्धा के अलावा मुंगेली वाला क्षेत्र आ जाता है, जहां पर भी धारवाड़ है लेकिन लौह अयस्क नहीं है। मुंगेली के अलावा आपका केसीजी वाला क्षेत्र आ जाता है, थोड़ा सा राजनांदगांव वाला आ जाता है, और इसी के अंतर्गत आपका दल्ली राजहरा वाला आ जाता है। सॉरी, दल्ली राजहरा इसमें नहीं आएगा, वो बस्तर वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं, राजनांदगांव हो गया, केसीजी, मुंगेली, कवर्धा। इन क्षेत्रों में जो देखने को मिलेंगे धारवाड़ चल समूह, वो दुर्ग संभाग की चिल्फी घाटी श्रेणी में आएंगे। रायपुर में सोनाखान, सोनाखान वाला मतलब क्या, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। इसके अलावा महासमुंद, महासमुंद के अलावा धमतरी, और धमतरी के अलावा गरियाबंद। इन क्षेत्रों में जो आपको धारवाड़ मिलेंगे वो सब के सब किसमें है, रायपुर। इंपॉर्टेंट आपका है सोनाखान श्रेणी जो बलौदा बाजार में है। 1899 में एच.एफ. स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, एच.एफ. स्मिथ के द्वारा। सोनाखान जो धारवाड़ समूह है ये आपकी कौन सी श्रेणी में पाई जाती है, डाइक श्रेणी में पाई जाती है। कौन सी श्रेणी में, डाइक श्रेणी में, जिसका रंग कैसा है भाई, गुलाबी है। डाइक श्रेणी में पाई जाती है जिसका रंग क्या है, गुलाबी। और सोनाखान पहाड़ी से लेकर दक्षिण में महानदी की घाटी तक जो धारवाड़ का ऊपरी परत है उसको कहते हैं साकोली संस्तर। साकोली संस्तर। इतने सारे चीजें हैं जानकारी के लिए आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं
कूट पे क्या बोला है भाई, चिल्फी घाटी में धारवाड़ युगीन शैलें पाई जाती। देखो चिल्फी घाटी श्रेणी है ना, तो पहला बिल्कुल सही है। दंडकारण्य में मेटामार्फिक अवसादी चट्टान स्थित है जहां वलन पाया जाता है। अब अवसादी चट्टान कहने का मतलब धारवाड़ तो खुद एक अवसादी चट्टान है, और मेटामार्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान भी है वो, तो ये बिल्कुल सही है, और उसमें वलन पाया जाता है, दूसरा भी एकदम सही है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक श्रेणी के रूप में स्थित है। अभी मैंने बताया सोनाखान संस्तर की चट्टानें जो डाइक श्रेणी के रूप में है, लेकिन रंग कैसा है, गुलाबी, यहां पर क्या दिया हुआ है, लाल रंग। तो तीसरा तो हमारा हो जाएगा गलत, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ध्यान रखिएगा, यहां तक कथन जो था सही था, लेकिन ये जो रंग है, ये रंग इस पूरे कथन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। उम्मीद करता हूं चीजें आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, और इसी तरीके से वीडियो में आप बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जिन पे हमें बात कर रही। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ चट्टान दिया हुआ है, एक तरफ उसका निर्माण दिया हुआ है। तो गोंडवाना चट्टान का निर्माण कैसे हुआ भाई, वनस्पति अवसादों से निर्मित। मैंने बताया कि मृत जीव, पशु पक्षी, वनस्पति, इन सब के धीरे 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 जमीन के अंदर वो दबते गए, और लंबे समय पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण जो है वो चट्टानों का रूप ले लिए। दक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट युक्त लावा चट्टाने हैं, मतलब कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे जो लावा ऊपर निकलता है, उस लावा में जो बेसाल्ट की मात्रा होती है ना, उसी से ही जो है आपका दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। और विंध्यन चट्टाने जो है वो कडप्पा चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुई है। जाहिर सी बात है, कडप्पा के तुरंत बाद विंध्यन चट्टान बनी है, तो कडप्पा की ही अपरदन से बनेगी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोला है भाई, हसदो, केलो और मांडा नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बराकर श्रृंखला के खंड पाए जाते हैं। क्या होता है समझा रहा हूं मैं। इस श्रृंखला में बलुआ पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले की परतें पाई जाती है। पहले तो इसका उत्तर जान लो, उत्तर जो है वो दोनों के दोनों क्या है, सही है। छत्तीसगढ़ में जो हसदो घाटी है, मांड घाटी है, हसदो घाटी मतलब कोरबा वाला क्षेत्र, और आपका सरगुजा संभाग का दक्षिणी वाला क्षेत्र। मांड घाटी है, मांड घाटी कहने का मतलब रायगढ़ वाला क्षेत्र, रायगढ़ और शक्ति वाला क्षेत्र। और एक बच गया आपका केलो क्षेत्र, तो केलो मतलब आपका कौन सा, रायगढ़ और उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में कोयले का सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है। इन्हीं क्षेत्रों में कोयले का सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ कोयला या गोंडवाना चट्टान मिलती है ना, अच्छा कोयला का मिलता है, मतलब कोयला किससे मिलेगा, गोंडवाना से मिलेगा, तो गोंडवाना चट्टान यहाँ पर देखने को मिलते हैं ज्यादा। अब यहाँ जो गोंडवाना चट्टान है वो बराकर श्रेणी, बराकर श्रेणी कहने का मतलब जो पश्चिम बंगाल झारखंड में जो चट्टान है ना गोंडवाना, उसको बराकर श्रेणी कहते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। साथ में उड़ीसा में है आपका तलचर, तलचर चट्टाने हैं, वो भी गोंडवाना का ही भाग है, तलचर में पाए जाने वाले गोंडवाना। तो इससे संबंधित है हमारे छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले हसदो, खीलो और मांड नदी घाटियों में जो गोंडवाना है वो बराकर और तलचर का प्रतिनिधित्व करते हैं, या उसी से मिलता जुलता है। फिर बोला है कि यहाँ पर जहां पर ये पाई जा रही है, यहाँ पर बलुआ पत्थर और शैल संस्तरों के बीच में कोयले की परतें पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टान से ही मिल रहे हैं। अब वो उस गोंडवाना चट्टान में बलुआ पत्थर भी है और चट्टानों के अलग अलग संस्तर भी है, लेयर भी है, उन्हीं के बीच में ही कोयला मिलता है, इसलिए दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मटासी मतलब क्या, लाल पीली मिट्टी, क्या सही नहीं है पूछ रहा है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, पहला। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। चौथा, यह मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए क्या चीज है, ये क्या बोल रहा है, भाठा मिट्टी का नाम आ गया और कन्हार मिट्टी का नाम आ गया। कन्हार मतलब कौन सी मिट्टी, काली, और भाठा मतलब कौन सी मिट्टी, लेटेराइट। लेटेराइट तो भाई जाहिर सी बात है कहाँ पाई जाएगी, उच्च भूमि वाले क्षेत्र में ही क्या मिलेंगी, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में लेटेराइट मिलेंगी। और काली मिट्टी आपकी कहाँ मिलेंगी भाई, मैदानी क्षेत्र में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, मैदान, एकदम सपाट भूमि में ही काली मिट्टी पाई जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बोला, भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, हो ही नहीं सकता भाठा मिट्टी। सबसे अधिक ऊंचाई पर तो भाठा मिट्टी यानी कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है ना, सबसे अधिक तो ऊंचाई पर लेटेराइट या भाठा मिट्टी मिलती है। तो ये भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती, जबकि कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर नहीं पाई जाती। इसको आप पलट दो तब आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन ही तो आपका क्या है, गलत हो गया है, और यही पूछा है, सही नहीं है। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है कन्हार मिट्टी, और कन्हार से कम उपजाऊ होती है आपकी कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए तो इसका रंग लाल है।
यह मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। हाँ बिल्कुल, लाल पीली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। कृषि के लिए उपयुक्त तो होती जरूर है, लेकिन जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है, कम होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चले आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, भांठा, टिकरा, मटासी, कन्हार, इनको सुमेलित करना है भाई। क्या क्या नाम है, शायद नाम को ही बारे में दिया हुआ है। जैसे भांठा मिट्टी मैंने बताया क्या, लेटेराइट मिट्टी को भांठा कहते हैं। टिकरा मिट्टी आपका लाल बलुई मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टिकरा कहते हैं। मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी होती है, तो पीली बलुई मिट्टी को क्या कहेंगे, मटासी। और कन्हार मिट्टी जो होती है ना, काली या गहरी भूरी मिट्टी को ही क्या कहेंगे, कन्हार मिट्टी कहते हैं। चलिए मिला लीजिएगा उसको। अगले सवाल पे चलते हैं। बस्तर में पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है, उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में। बस्तर के पठार में वैसे तो लाल रेतीली और लाल दोमट मिट्टी मिलती है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर जब आप आओगे तो स्थानीय नाम इसके अलग है। इसका जो नाम हो जाता है उच्च भूमि से निम्न भूमि, मटी माघ, ये याद रखिएगा। मरहान, टिकरा, माल, माल को कभी कभी बाड़ी भी कहते हैं, और गभार या गाभर, ये इसका सही क्रम होगा। तो जिस क्रम में ये जमा है, मरहान, टिकरा, माल और गाभर, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर सरगुजा क्षेत्र में पूछे, सरगुजा क्षेत्र में मिट्टियों के स्थानीय नाम क्रम से जमा करके, तो उसको याद रख लो। पीछा, गाब, टी से है टिकरा, छा से है छावर, और गा से है गाद छावर, और एक चीज और मैं भूल रहा हूं, बात से है बाड़ी। ये है सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों का उच्च भूमि से निम्न भूमि की क्रम में, उच्च से निम्न की ओर आने वाले क्रम। अगले सवाल पे चलते हैं। सही जोड़ी का चयन करें। एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है और एक तरफ उपयुक्त फसल दिया, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, और धान की सर्वाधिक खेती जो होती है वो लाल पीली मिट्टी में ही होती है। बलुई मिट्टी की अगर हम बात करें तो बलुई मिट्टी में जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, इसलिए मोटे अनाज की खेती के लिए ज्यादा प्रचलित है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी, इन सब की खेती जो होती है वो बलुई मिट्टी में होती है। काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, और ऐसे फसल यहाँ पर लगाए जाते हैं जिसे जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि गन्ना। गेहूं को तो खैर जल की कम आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और लेटेराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता एकदम नहीं के बराबर होती है, तो वहां पर ऐसे फसल हम लगाएंगे जिनको पानी की कम आवश्यकता हो। तो चाय व बागवानी फसल जो होंगी वो आपके लेटेराइट मिट्टी में क्या होंगी, लगाई जाएंगी, या लेटेराइट मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होंगी। अगला सवाल है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है, ये भी सही है। काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त होती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी कहते हैं, ये गलत है। लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में भांठा कहते हैं। क्या कहते हैं, भांठा। वो कहते हैं ना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी, भांठा गए रहो, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही है आपका क्या, भांठा मिट्टी। तो चौथा कथन गलत है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सवाल होता है कंप्लीट, और हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है आज, उसका तीसरा लेक्चर था हमारा 10 जुलाई को। कल हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन और अपवाह तंत्र से संबंधित, उसके बाद 14 जुलाई को आपको वीडियो प्राप्त होंगे। इसी क्रम में हमारा 19 जुलाई को मैराथन क्लास चलेगा, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 और नवीन औद्योगिक नीति 24 से 30, इस पर हम चर्चा करेंगे 19 जुलाई को। तो आप सभी हमारे ऑफलाइन बैच में आकर यहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी संचालित हो रही है आबकारी आरक्षक की, और एक नया बैच 14 तारीख से लॉन्च हो रहा है शाम में 5 बजे से, सीजीपीएससी प्री और व्यापम से संबंधित, साथ में सीजीपीएससी मेंस, इनका अलग से पृथक बैच जो है संचालित हो जाएगा। एसएससी और बैंकिंग की बैचेस मॉर्निंग में क्लासेस हमारे यहाँ लग रही है, साथ में पीएससी प्री की भी क्लासेस जो है मॉर्निंग में संचालित हो रही है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। क्या सुधार करना चाहिए और किस तरह के सवाल और ऐड करने चाहिए, आप लोग भी बता सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। किस विषय पर और वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, लेक्चर चाहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, आप हर एक चीज की जानकारी हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।